अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लो। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 49 है। चैप्टर 9 हम कर रहे हैं जी डिस्कस। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंड कर लिया है। आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्विकली पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 9 था नहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे, बेसिकली डिविडेंड की बात हो रही है। तो भाई डिविडेंड हमें पता है कि दो तरह का हो सकता है, इंटरम डिविडेंड हो सकता है, फाइनल डिविडेंड हो सकता है। फाइनल डिविडेंड है जो एट ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड आपको मतलब पूरे साल की प्रॉफिट की बेस पे होता है। और इंटरम से मुराद है जो ड्यूरिंग द ईयर आप किसी भी टाइम पे बिफोर ईयर एंड पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड को अप्रूव भी डायरेक्टर करते हैं और वही डिक्लेयर भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है उसका अप्रूवल होता है एजीएम के अंदर, वो मेंबर्स करते हैं। लेकिन रेकमेंड उसको कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है जी। डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं। इस अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते मेंबर्स, हाँ डिक्रीज़ कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं, मतलब कि हमने देना ही नहीं है, लेना ही नहीं है बेसिकली डिविडेंड, क्योंकि मेंबर को मिलना होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें है कि जी डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है उसमें आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। ख्याल ये रखना है कि भाई दो तरह की चीज़ें हैं, उसको आपने प्रॉफिट में नहीं ऐड करना जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनाना है फॉर डिविडेंड पर्पज़। एक चीज़ क्या है जी, एक चीज़ है आपकी कि अगर आपने कोई, आपका बिजनेस नहीं है एसेट्स वगैरह को सेल करने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह को सेल करने का, लेकिन आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है या कोई कैपिटल नेचर का एसेट सेल किया है और उसमें आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो भाई आपने पहले उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना है अगेंस्ट एनी लॉस। कोई भी लॉस अगर आपको कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने की वजह से हुआ है तो उसको, जो कि नॉर्मली हम इस तरह ही करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, इनकम स्टेटमेंट जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हो उसमें इनकम्स भी आ रही होती हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस भी आ रहे होते हैं, तो एडजस्ट होकर ही चीज़ आती है। तो जो एडजस्टेड चीज़ है, नेट जो अमाउंट है वो आपने लेके जानी है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है? जो अनरियलाइज्ड गेन है ऑन IAS 41, जो आपका IAS 40 है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, उस पर जो आपका फेयर वैल्यू एप्रिसिएशन की वजह से जाहिर है वो अनरियलाइज्ड है। अभी तो फेयर वैल्यू के अंदर तो एप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन कौन सा आपने सेल कर दी है चीज़, तो भाई वो अनरियलाइज्ड गेन है, तो वो भी आपने एक्सक्लूड कर देना है डिविडेंड की कैलकुलेशन में से, ठीक। बात आ रही है समझ? अच्छा, अब ये आपने भाई पे करना है। अब पेमेंट का तरीकाकार क्या है? तो सर पेमेंट का तरीकाकार ये है कि CEO साहब की जिम्मेदारी है कि जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, ये हमने 3 सिनेरियोज के पढ़े हुए हैं कि फाइनल डिविडेंड के केस में जैसे ही डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड, तो आपने उससे 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज, 10 बिजनेस डेज के अंदर जब बैंक्स ओपन होते हैं, CEO की ये जिम्मेदारी है कि वो डिविडेंड पे करवाए, ठीक है। और फिर जो इंटरम डिविडेंड, उसमें 2 सिनेरियोज हैं, एक में बुक क्लोजर होता है, एक में बुक क्लोजर नहीं होता है। फाइनल वाले में हमेशा बुक्स क्लोज होती हैं, ठीक है। वो हमने बुक्स क्लोजर पढ़ लिया है कि जी इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि जी मीटिंग के लिए किन किन मेंबर्स को नोटिस जाना है और डिविडेंड देने के लिए किन किन मेंबर्स को डिविडेंड देना है। तो हम पहले से अनाउंस कर देते हैं, कम से कम 7 दिन पहले हम नोटिस देते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो उर्दू इंग्लिश अखबार में भी छाप देती है कि भाई हम फ़लाँ से फ़लाँ डेट तक बुक्स क्लोज कर रहे हैं, उस दौरान कोई शेयर्स सेल या परचेज नहीं होगी, शेयर्स का ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा ताकि हमें पता चल सके इंटाइटलमेंट का, ठीक है। अच्छा, तो भाई अगर तो बुक्स क्लोज हो रही हैं इंटरम डिविडेंड के अंदर, ठीक है जी, तो फिर आपका उस बुक क्लोजर जब स्टार्ट होता है उसी डे से 10 दिन। और अगर बुक्स क्लोज नहीं हो रही तो जब डिक्लेयर हुआ होगा, बेसिकली डिक्लेयर किसने करना होता है? बोर्ड ने करना होता है इंटरम डिविडेंड। ये बातें याद रखनी है हमने, ठीक है। तो उससे 10 दिन के अंदर अंदर हमने पेमेंट करवानी है। अच्छा, अब अगर तो ये लिस्टेड कंपनी है तो भाई लिस्टेड कंपनी ने लाजमी है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा बैंक में इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मोड से मुराद क्या? ऑनलाइन ट्रांसफ़र, मेंबर्स के बैंक अकाउंट में चला जाएगा पैसे। और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। वो अपने जब उनका जो भी शेयर होल्डर बनेगा उस टाइम पर ही वो उससे 3 ऑप्शन में से कोई एक टिक करवा लेते हैं, जो कि बाद में वो चेंज भी कर सकता है रिक्वेस्ट करके। 3 ऑप्शंस क्या हैं कि भाई या तो बैंक ट्रांसफ़र करवा लें डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपको हम डिविडेंड वारंट दे देंगे, जो कि एक किस्म का डॉक्यूमेंट है जो आप कंपनी के पेइंग एजेंट से मुराद कंपनी के बैंक्स या CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी हो सकती है, शेयर रजिस्ट्रार हो सकता है, जिसके बाद लाइसेंस हो स्टेट बैंक की तरफ से डिविडेंड ट्रांसफ़र करने का, वो पेइंग एजेंट है। तो वो ये कह सकते हैं कि भाई आप पेइंग एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं ये पैसे डिविडेंड वारंट दिखा के, या हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार क्या था? क्रॉस चेक का, कि क्रॉस चेक आपके थ्रू
आपके नाम पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक में जा सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपको हम दे देते हैं अदर दैन लिस्टेड के लिए। लिस्टेड कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू डिविडेंड दे सकती है, ये याद रखनी बात, ठीक है। अच्छा, अब ये सिलसिला हो गया तो भाई डिविडेंड वगैरह की पेमेंट चली जाएगी। अगर डिविडेंड पे नहीं किया जाता टाइम पे तो सीईओ साहब जो हैं उनको 2 साल तक जेल हो सकती है, ठीक है, 5 मिलियन रुपीस तक का जुर्माना हो सकता है, और अगले 5 साल के लिए, इसमें तक नहीं है, ये पक्का है, ठीक है, अगले 5 साल के लिए आप इस कंपनी या किसी भी और कंपनी के डायरेक्टर या सीईओ नहीं बन सकते, क्योंकि आप इतने नाअहल हैं, ठीक है, कि आपको नहीं बनना चाहिए, सही है। अच्छा, ये सिनेरियो है। अब है जी कि क्या कंपनी लीगली किसी का डिविडेंड विदहोल्ड कर सकती है, रोक सकती है? तो भाई बिल्कुल रोक सकती है। उसके डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, लेकिन उसको पहले कमीशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई हम ये रोकना चाह रहे हैं इस मद में, तो आप ज़रा अप्रूवल दे दें। अब वो अप्रूवल कितने दिन में लेना है? वो कहते हैं कि आपने जो आपकी डिक्लेरेशन है डिविडेंड की, उससे 45 डेज़ के अंदर अंदर कमीशन को अप्लाई कर देना कि नहीं हमने इन बंदों का डिविडेंड पे नहीं किया, क्योंकि पे तो 10 दिन में कर देना चाहिए था ना, हमने पे नहीं किया, तो भाई आप इसको ज़रा देख लें, नज़रसानी कर लें, हमारी ये रीजंस थी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो फिर उसको ज़ाहिर है रेलिवेंट पर्सन को, शेयर होल्डर को भी बुला लेगा, कमीशन फैसला करेगा। अगर शेयर होल्डर नहीं आता तो फिर इन्हीं के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ देखी जाएगी। इसके अलावा ये है कि अगर कोई उसने अपनी डिटेल्स ही नहीं प्रोवाइड की शेयर होल्डर ने, या उसने बैंक अकाउंट डिटेल या कोई भी जो लाजमी थी वो ही नहीं प्रोवाइड की, तो इस केस में अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका डिविडेंड विदहोल्ड कर सकते हो। या अगर कंपनी ने उससे कोई पैसे लेने थे और कंपनी कहती है कि पैसे तो ये दे नहीं रहा, किसी भी मद में, और हो सकता है कोई लोन शोन दिया हो या किसी वजह से, अब वो पैसे तो वापस कर नहीं रहा, तो भाई क्यों ना इसके डिविडेंड में से काट लिए जाएं, या अगर डिविडेंड पूरा करके भी पैसे नहीं हो रहे तो सारे का सारा डिविडेंड रोका भी जा सकता है। बात आई है समझ? ये भाई छोटा सा हमारा एक कॉन्सेप्ट था, मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आ जाएं ज़रा इसकी प्रैक्टिस पे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये आप लोग ना कोशिश किया करें जब आप चैप्टर पढ़ लें तो इस तरह बैठ के एक बार ना उसको स्टोरी की तरह आप प्रोसेस वाइज एक याद रख लिया अगर इन चीज़ों को, ये नहीं फिर इंशाल्लाह भूलेंगी, ठीक है। तो आप इस थोड़ा पूरा प्रोसेस माइंड में ले आया करेंगे, यार अच्छा फ़लाँ 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 इस तरह चीज़ होती हैं। जनरल मीटिंग्स थी, अच्छा उसका नोटिस आता था, मीटिंग होती थी, कोरम होता था, डायरेक्टर चेयरमैन नहीं आया, फिर क्या हुआ, फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना फिर स्टोरी की फॉर्म में आप इसे याद रखेंगे ना तो चीज़ ज़्यादा रिटेंशन होती है उसकी। अच्छा जी, फर्स्ट MCQ, द CEO ऑफ एवरी कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट ऑफ फाइनल कैश डिविडेंड विद इन अ पीरियड। बाई फाइनल डिविडेंड उसने कितने में देना है? 10 वर्किंग डेज़ में देना है, ठीक है। ये जो हमने 10 वर्किंग डेज़ वाला पढ़ते हैं, CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फाइनल डिविडेंड की होती है, ठीक है जी। तो फिर क्या है? अ कंपनी में ऑन गिविंग नॉट लेस दैन इतने दिन का नोटिस क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन द होल 30 डेज इन ईच ईयर। तो भाई ये तो कम से कम 7 दिन का नोटिस है ना बुक क्लोजर का, और 1 साल में मैक्सिमम कितने टाइम के लिए बुक्स क्लोज की जा सकती हैं, कितने दिनों के लिए? 30 डेज़ के लिए, अनलेस कमीशन आपको अलाउ करते एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है, ठीक है, कि भाई आप 45 दिन के लिए क्लोज। अच्छा, ये 7 दिन, जो 7 दिनों वाले 30 दिन नहीं है, वो 7 दिन है, कम से कम 7 दिन वाले नोटिस देना है, ठीक है। 30 दिन से मुराद है कि बुक्स असल में कितने दिन क्लोज रहेंगी, 5 दिन रहेंगी, 8 दिन रहेंगी, तो पूरे साल में 30 डेज़ के लिए मैक्सिमम रह सकती हैं, ठीक है। थर्ड पे आ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय AGM, मेंबर करते हैं। फोर्थ, इंटरम डिविडेंड मे बी प्रपोज एंड पेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर बाय द डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर ही प्रपोज करते हैं, डायरेक्टर साहब भी पे करते हैं इसको, जेब से तो नहीं, ज़ाहिर है कंपनी से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। 5, द डिविडेंड इज प्रपोज बाय द डायरेक्टर, द मेंबर्स मेड, मेंबर्स आप क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है। इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बाकी जो करना है कर लो। 6, डिविडेंड वारंट्स आर अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक एंड कैन बी क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। बैंक में जाएगा भाई, वो उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। 7, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर। तो भाई CEO साहब, CEO को इतनी, एक ही बंदे को उसने सजाएं सुनाई है, और CEO याद रखनी है बात। अच्छा, 8, इन एनी केस द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट, में इंक्रीज नहीं कर सकते। 9,
इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट सीईओ को भाई क्या होगा जी, सीईओ साहब को 2 साल की सज़ा हो सकती है, 2 साल तक की, और 5 मिलियन तक का। देखिए अभी हमने जो रिवाइज़ किया था सारे मेरे ख्याल में उसी में से हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, तो आप इसको ना इस तरह कर लिया करें। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट भाई सीईओ अगले 5 साल के लिए नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का, आप याद रखना है। इसका भी, ये भी उसी में शामिल है। 2 तरीके ना याद रखने के, दिस कंपनी एंड एनी अदर कंपनी, तो ये, या आप कह सकते हैं एनी कंपनी, तो इसमें ये भी आ जाएगी। 11 एनी डिविडेंड पेबल इन कैश बाय अ लिस्टेड कंपनी मे बी पेड, भाई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, सही है। नेक्स्ट 12, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, देखें कितने ईजी हैं अगर चीज़ आती हो तो। Peach Limited's board on its meeting held on 9 September 2022 has approved an interim cash dividend of 20%, okay, 2 per share रुपीज़, मतलब 20% से मुराद देखा जाता होता है पेड अप कैपिटल, पेड अप वैल्यू क्या है शेयर की, ठीक है। अगर 10 रुपये है पार वैल्यू तो 20% से मुराद 2 रुपये है, अगर 100 रुपये है तो 20% से मुराद 20 रुपये। 2 पर शेयर फॉर द ईयर एंडिंग इतना। द डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड, देखो जी इंटरम कैश डिविडेंड है, ठीक है। वो कहते हैं कि किस डेट पे ये समझा जाएगा, तो सर ये एजीएम शेजीएम पे तो होता नहीं है, स्टॉक मार्केट वाला भी सीन इसमें कोई नहीं है, वो तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है इस तरह का सीन, तो खुद से नहीं कुछ अज्यूम कर लेना। स्टॉक मार्केट का डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं है किसी डेट के साथ, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो प्लीज़ उसको नहीं बीच में डाल देना। सिंपल हमने पढ़ा हुआ डिक्लेरेशन वगैरह डेट, तो भाई वही है। इंटरम डिविडेंड तो डिक्लेयर किसने किया होगा, अप्रूव बोर्ड ने किया होगा अप्रूव, तो उसी डेट से, ठीक है। 13 पे आते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पीयर लिमिटेड। हाँ ये देखें ना, अब ये पेपर में आया भी हुआ है। उसने कहा कि ये है अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिटेन्ड अर्निंग 100 मिलियन की, प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर, इस साल में प्रिंसिपल लाइन से 300 मिलियन आया है। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड सिचुएटेड एट मुल्तान में 150 की लैंड का क्या हुआ है फ़ायदा, और जेलम से क्या हो गया जी, लॉस हो गया 350 मिलियन का, ठीक है। 350 मिलियन का क्या हो गया भाई, हमें लॉस हो गया, ठीक है। फॉलोइंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड द बोर्ड कुड रिकमेंड टू द मेंबर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, भाई 30 जून के लिए वो मैक्सिमम कितनी अमाउंट रिकमेंड कर सकता है वो देख लें। देखो 100 पिछला आ रहा था, 300 इस बार का हो गया, 400 हो गया, ठीक है। लॉस कितने का हो गया, नेट लॉस 200 का लॉस हुआ है इसके अंदर, मतलब शामिल है वो चीज़, शामिल ही है ना उसमें, तो भाई वो आप निकालो, तो 400 में से 200 गया, पीछे बचा 200, ठीक है। तो 200 मिलियन तक वो रिकमेंड कर सकता है। आइए बात समझ, 100 मिलियन पिछला था, 300 मिलियन इस बार आया, 400 मिलियन हो गया, जिसमें से गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड कितना हो गया जी, नेट लॉस हुआ है हमें 350 में से 150 गया, 200 मिलियन का लॉस हुआ है, तो 400 में से माइनस 200 किया तो पीछे बच गया 200 मिलियन, तो ये आपने मैक्सिमम इतना पे कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई मसला और प्लीज़ पूछ लें। आ रही ज़रा दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फर्स्ट पेज जो है चैप्टर का, उस पर आ रहे हैं। काशिफ लिमिटेड, नहीं ये तो मेरे ख्याल में हो नहीं गया, हाँ ये तो कल कर लिया था, ये तो कर लिए थे यार, सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ इसमें किसी में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा, आगे आ जाओ। हाँ ये अशांति लिमिटेड, नहीं कोई नाम अभी तक सुना, ये करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 है जी, ये जो चैप्टर एंड होने के बाद मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। ऑन 18 सितंबर 2018 द डायरेक्टर्स ऑफ अशांति लिमिटेड AL लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड है जी, ये गौर कर लेना, अंडरलाइन कर लें, declared an interim dividend of 5 per share and announced book closure from 28 September to 3rd October। उसने कहा कि जी ये both days inclusive 28 से बुक क्लोज हो जाएंगी, 3rd अक्टूबर तक बुक्स क्लोज रहेंगी, उन्होंने ये कर दिया है, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन AL शुड पे द अबाउट डिविडेंड। देखो अब रिक्वायरमेंट्स कई बार एक क्वेश्चन में ज़्यादा होती हैं, एक बार तो कई तरीका होता है ना, वो ऑप्शंस लिख देता है ABC 1 2 3 करके, कई बार वो एक पैराग्राफ के अंदर डाल देता है, तो भैया आपने सारी रिक्वायरमेंट्स का जवाब देना है, इसको अंडरलाइन करते रहना है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है जी, अंडर द प्रोविजन ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन AL शुड पे द अबाउट डिविडेंड, तो पहला तो भैया आ गया व्हेन, कब करना है, इसको ज़रा कर लें। सेकेंड क्या है जी आपका, also state any 4 circumstances in which AL may not be considered to have committed an offence for non payment of dividend। वो कहता है जी 4 वो circumstances बताएं जिसमें पेमेंट ना भी की जाए तो इसको गलत नहीं समझा जाएगा, ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन है, तो भाई हमें पता है
कि आपने लिखना है इसका लीगल प्रोविजन पहले, ऑब्वियसली अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 इन केस ऑफ interim dividend when the books have been closed, the dividend must be paid within 10 working days या 10 business days from the date of book closure, from the date of start of book closure। यही है ना भाई, जब से बुक क्लोजर स्टार्ट हुआ है आपका मतलब है कि 28 सितंबर से, याद है वो सिंपल वो जो हमने कल भी डिस्कस की थी बात, 28 सितंबर से 10 वर्किंग डेज़ के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपने लिख देना, ठीक है। अच्छा, इंटरम डिविडेंड है ना, तो इंटरम डिविडेंड के ऊपर डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है, फाइनल में सीईओ की है। अच्छा, ये अब हो गया है पहला आंसर। तो दूसरा कह रही कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो वही आपने लिख देनी है कि भाई सिंपल थी यार, ये कोई राइट टू रिसीव डिविडेंड के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, या उसने कोई लेट्स से ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं पे किया जा रहा है, या कोई आप समझ लें कि रिक्वायरमेंट थी, कोई पर्टिकुलर सबमिट करवाने थे शेयर होल्डर्स ने, वो उन्होंने नहीं करवाए हुए, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स आपने बना लेने हैं। आगे यदि एल में ऑल्सो विद होल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड वेयर द मेंबर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ये हो जाएगा। ओके, इजी था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of Giant Industries Limited, a listed company, in their meeting held on 20 Feb has approved 30% interim cash dividend। अच्छा, interim के बड़े आ रहे हैं सवाल भाई, ये उन्होंने कर दिया। वो कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेट व्हेन एन इंटरम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GIL रिगार्डिंग इट्स पेमेंट। पहले वो कहते हैं कब ये समझा जाएगा कि डिक्लेयर हो गया, तो आपने लिखा अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 व्हेन देयर इज द, इसमें है बुक लॉयर वगैरह, हाँ, तो आपने दोनों स्नैरियो फिर लिख देना है ना कि इंटरम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द फॉलोइंग स्नैरियो। पहला आपने भाई केस क्या लिख देना है कि इन द केस वेयर द बुक्स अनाउंसमेंट ऑफ बुक लॉयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, तो उस केस में भाई क्या होगा, अगर बुक लॉयर हो तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बुक लॉयर वो आपका कंसिडर किया जाएगा, और अगर बुक्स क्लोज नहीं की गई तो भाई जिस डेट पे अप्रूव किया था मेंबर्स ने, वो ये शायद हमने कल पढ़ के भी देखा था कि इस तरह से आपने लिखना है, तो वो जो है ना 3-4 सा बना लें, उससे इजीली जवाब सारे आपके हो जाएंगे। अच्छा, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ GIL, देखो पहले क्वेश्चन के ही 2 पार्ट हैं। पहला तो इंटरम डिविडेंड कब ये डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी GIL की क्या है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली यही है कि आपने उधर से पे करना है, पेमेंट से, ठीक है, और मतलब प्रॉफिट से पे करना है, और 10 वर्किंग डेज के अंदर पे करना है, फलां ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी, ठीक है। इसको ज़रा पढ़ लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आ जाएंगी ना इसमें पूरी डिविडेंड के हवाले से। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या, आइडेंटिफाई सर्कमस्टेंस अंडर विच द डायरेक्टर मे विद होल्ड, तो भाई विद होल्ड वही जो पहले अभी की थी बातें। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 भी वही है कि भाई सज़ा वगैरह होती है, इसकी एक्सेप्शन बता देंगे कब विद होल्ड कर सकता है, तो वही फिर आ जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 आप लोगों ने लिख कर करना है, ठीक है। 9 करते हैं, 9 देख लो ज़रा, बड़ा सवाल भी है और इसको ज़रा समझ के चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर। पर्पस क्या है इसका, ये आप बताएं। ऑल्सो स्टेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल इशूइंग नोटिस टू द मेंबर्स इंटीमेटिंग अबाउट क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। हाँ, पहले वो कहते हैं कि भाई बुक क्लोजर का पर्पस क्या है, तो आपने बुक क्लोजर का पर्पस लिख देना है कि भाई डिविडेंड के इंटाइटलमेंट को देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं एट दैट टाइम, इसके लिए भी हम करते हैं। और मीटिंग्स के जो हैं नोटिस किसको जाने हैं, कौन कौन से मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव द मीटिंग, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने वोट भी देने हैं ना, तो फिर पता तो होना चाहिए कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये करते हैं। दूसरा क्या है, मैटर्स टू बी कंसिडर वाइल इशूइंग नोटिस टू मेंबर। भाई जब आपने नोटिस इशू करना है तो कौन कौन से मैटर्स को आपने जेन में रखना है, तो भाई सबसे पहले तो वो था 7 दिन पहले कम से कम आपने देना है, और बुक क्लोजर जो है वो 1 साल में 30 दिन के लिए हो सकता है, अनलेस टाइम एक्सटेंशन मिल जाए, आपने लंबी चौड़ी करके बात लिखते नहीं है। फिर आपकी वो एडवर्टीजमेंट वाली आ गई कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो भाई आपने उर्दू इंग्लिश अखबार में भी कम से कम एक में छापना है इसको, ठीक है। फिर आपका वो सर्विस ऑफ नोटिस भी देखो, ये उन्होंने कहाँ से बात डाली है, उधर से पीछे जो हम पढ़ के आए थे, देखो कैसे उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना,
तो सिर्फ एक टॉपिक तक अपने आप को कन्फाइन नहीं करके बैठ जाना कि भाई सिर्फ लिमिट नहीं करना है एक टॉपिक तक। देखो बात किसकी हो रही है, नोटिस को सर्व करना है, नोटिस को इशू करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो भाई इसके बारे में जो जो रेलेवेंट बात मौजूद है ना, हमें वो लिख देनी चाहिए। तो हमने बातें पढ़ी हुई हैं पहले, बाय पोस्ट भेज सकते हैं, बाय ईमेल भेज सकते हैं, बाय एक्नॉलेजमेंट वगैरह भेज सकते हैं, ये तरीक़ेकार आप अपना सकते हैं। और अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो जिसका नाम पहले अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है उसको भेजा जाएगा। तो और अगर वो डेथ इंसॉल्वेंसी हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो ऑफिशियल असाइनी होता है उसको भेजना है। ये देखें, अब बातें आपकी रिवाइज भी करवा दी उसने, लेकिन आपको साथ ही एक अलर्ट भी कर दिया है कि सर मुफ्त के, ये देखो अच्छा भला पार्ट तो इसी का ही है मेरे ख्याल में। कुछ अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो ना, 3 मार्क्स का तो सर्विस ऑफ नोटिस है सिंपल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने हर एंगल से चीज़ को कवर करना है। आइए भाई बात समझ। Practice question 10. Under the provision of the Companies Act, dividend regulation, briefly explain paying agent. Paying agents क्या है, वर्किंग डे से क्या मुराद है, मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड क्या है। तो भाई पेइंग एजेंट से मुराद है कोई भी बैंक या कोई एंटिटी या शेयर रजिस्ट्रार या सीडीसी जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लाइसेंस मिला हो डिविडेंड को डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के बैंक में ट्रांसफ़र करने का, तो वो उसको आप पेइंग एजेंट बोलते हैं। वर्किंग डे से मुराद यहाँ पे क्या है, जिस दिन बैंक्स ओपन होते हैं। डिविडेंड के एंगल से अगर बात की जा रही है ना, उसने ऊपर लिखा हुआ है, हमने कहा था जहाँ पे बैंक्स ओपन होते हैं वो कहते हैं जी मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड का भाई तरीकाकार आपने लिख देना है कि लिस्टेड कंपनी के केस में तो डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ट्रांसफ़र है, और अदर देन लिस्टेड के लिए डिफरेंट जो 3 तरीके हैं उसमें से कोई चूज़ कर सकता है शेयर होल्डर। लेकिन ये भी साथ लिखना है कि उस बार में उसको रिक्वेस्ट करके चेंज भी करवा सकता है तरीकाकार को। भाई आगे बात समझ। तो ये जो क्वेश्चन आपको कहा, ये प्लीज़ आप लोगों ने लिख कर करना है। कोई भी क्यूरी हो तो पूछ लें। 9 चैप्टर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गए हैं, इंशाल्लाह अब आगे बढ़ेंगे। 3 रह गए हैं बस, बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो भी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।